जय माता दी दोस्तों, मेरा क्या कसूर है। मत मार बेटा, इन बुढ़ी हड्डियों पर जरा तरस खा। मैं तेरी माँ हूँ, सुधाजी गिड़गिड़ाते हुए बोली। माँ है तभी सिर्फ मारकर छोड़ देता हूँ। जो कोई और होता तो कब का जहर दे देता। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। बेटा मैंने चोरी नहीं की, मेरी गलती क्या थी। बहू ने सुबह से कुछ खाने नहीं दिया तो फिर क्या करती। भूख जोरों से लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गई तो मुझे वहाँ सिर्फ थोड़ी तेरी बची और छूटी हुई सब्जी दिखाई दी, जिसको मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। सुधा जी ने रोते हुए कहा। सुनिए जी, मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते यह ढीठ बन गई है। इन्हें जो मन करता है वही करती है, क्योंकि इनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मारेंगे और क्या करोगे। चांदनी ने कहा। सुधा जी की बहू, तो फिर और क्या करूं जिससे यह बुढ़ी सुधर जाए। सर्दियों का मौसम है, इन्हें बिना स्वेटर के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए। साथ में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर देखिएगा कैसे रास्ते पर आती है। चांदनी ने कहा तो सुभाष, सुधा जी का बेटा, कहता। ठीक कह रही हो चांदनी, इस ठिठुरती ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कितने प्यार से तुम्हारे लिए रसमलाई लाया था और यह बुढ़िया पूरा झट से चट कर गई। सुधा जी बोली। बेटा मैंने किसी रसमलाई को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो बस तुम्हारी झूठी सब्जी ही खाई है। झूठ बोलती है बुढ़िया, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चांदनी ने कहा और चुपचाप खड़ी खड़ी सास पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, क्योंकि वह रसमलाई खुद चांदनी ने खाई थी और नाम सुधा जी के ऊपर लगा दिया था। सुभाष जबरदस्ती सुधा जी का स्वेटर खोलने लगा। मैं रोते हुए बार बार विनती कर रही थी और कह रही थी, बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख दे, पर मेरा स्वेटर मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बड़ी चिंता हो रही है खुद की, कभी अपने बेटे का सोचा है। इतनी उम्र हो गई है आपकी, पर अभी भी इतना खाना खाती हैं, ऊपर से चोरी भी करती हो। नहीं सुभाष, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती। मैं तो हर रोज़ भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करती हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं, दूसरा बीमार होने पर बिना इलाज के तड़पती हूँ, वो ज़्यादा दुखदाई होता है। सुधा जी ने कहा। आप कहना क्या चाहती हैं, मैं आपका इलाज नहीं करवाता? और करवाऊं भी क्यों, फालतू के पैसे नहीं हैं मेरे पास, और यह सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी। यह क्या कह रहे हो? सुभाष ने सुधा जी का स्वेटर उतार दिया और उन्हें खींचते हुए ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बेचारी सुधा जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से ही कांपती थी, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और कहरा रही थी। बेचारी कभी एक जगह बैठ जाती तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करती है, पर उन्हें गर्माहट कहीं से मिल नहीं पा रही थी और वह रोते रोते कहे जा रही थी, बेटा अब कभी भी बिना पूछे झूठी सब्जी भी नहीं खाऊंगी। मुझे चाहे तुम एक सप्ताह भूखे रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेटा बहू, रहम करो इस बूढ़ी पर। सुधा जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारी आंगन का गेट खोलकर सड़क पर चलने लगी, जिससे कि उनके शरीर में गर्माहट आए। लेकिन एक बूढ़ी औरत कितना तेज भाग सकती है भला। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई शॉल सड़क पर धूल खाती हुई दिखी। उन्होंने उस फटी हुई शॉल को उठाकर झाड़ कर ओढ़ लिया। शॉल इतनी ज़्यादा फटी थी कि शायद ही उनके बदन को ढक पाती। रोते रोते सुधा जी उसी पेड़ के नीचे शॉल ओढ़कर बैठ गई और अपने अतीत में खो गई। सुभाष के पिता, जो कि एक दिन उन्हें अटैक आया और दुनिया से चल बसे। ऊपर से सुभाष भी छोटा था। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। सुभाष सबसे ज़्यादा अपने पिता से ही जुड़ा था। अचानक पिता के चले जाने से उसके आंसू
रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने कहा, सुभाष को पिता की ज़रूरत है और तुम्हें भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है, तो तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। यह सोचकर सुधा जी ने दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं सौतेले पिता ने सुभाष को नहीं अपनाया या फिर उसे परेशान करा। इसलिए उन्होंने अकेले ही सुभाष को पालने का निर्णय लिया और कभी भी किसी तीसरे को अपने और सुभाष के बीच आने नहीं दिया। सारे दिन बाहर नौकरी करती और साथ ही सुभाष का पालन पोषण भी करती। अकेले ने सारे कष्ट सहे, लेकिन सुभाष की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, यही सोचकर कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। आज वही बेटा किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों माँ बेटे अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे, पर सुभाष को धीरे धीरे सुधा जी से चिढ़ होने लगी। अगर सुधा जी बीमार पड़ती तो सुभाष उनकी देखभाल भी नहीं करता। दरअसल सुधा जी सुभाष को जीवन की हर सुख सुविधा देना चाहती थी, तो वह इतनी ज़्यादा घर के काम और बाहर नौकरी करने के चक्कर में वह सुभाष को समय नहीं दे पाती थी, जिसके कारण सुभाष धीरे धीरे सुधा जी से दूर हो गया। कभी कभी गुस्से में घर में कैद हो जाता। कितनी बार तो सुधा जी और सुभाष दोनों में काफ़ी बहस भी होती। जब सुभाष बड़ा हो गया और सुधा जी के शरीर में भी ताकत नहीं रही कि वह बाहर जाकर नौकरी कर सके, फिर सुभाष ने घर की और माँ की जिम्मेदारी संभाली। फिर एक दिन सुभाष ने सुधा जी को कहा, पापा, मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। उस लड़की का नाम चांदनी है। वह इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेगी। यह तो अच्छा सोचा है बेटा, पर जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, मुझे भी तो मिलवाओ। और आज कितने सालों बाद इस घर में खुशियाँ आएंगी और मेरा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। सुभाष ने कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वह यहाँ ही आ जाएगी। जितना बात करना है कर लीजिएगा, अभी मिलवाने का समय नहीं है। यह कहकर सुभाष वहाँ से चला गया। अगले दिन सुभाष चांदनी को लेकर आ गया। सुधा जी ने सारी रस्में करी जो एक सास निभाती है, जिस पर चांदनी खुश होने की जगह कहती है, माँ जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि आप काफ़ी पुराने ज़माने की हैं, वरना आजकल कौन करता है। माँ जी, आप रसोई तो अच्छे से संभाल लेती होंगी। चांदनी की इस बात से सुधा जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। वह कहती कुछ नहीं है। तभी सुभाष कहता है, माँ, अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। आपने मुझे यही वादा किया था ना। चांदनी ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी है पूरे दिन माँ घर पर और करेंगी ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुधा जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। कहाँ तो वह सोच रही थी कि सालों बाद घर में खुशियों का प्रवेश हुआ है और बहू के मुंह से ऐसी बातें को सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और सुधा जी अपने ही घर की नौकरानी बन गई। घर का काम हो या बाहर का, उनके हिस्से में था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब सुभाष के बेटे चिंटू ने जन्म लिया, उसका भी सारा काम वही करती थी। एक दिन की बात है, सुधा जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उनका सर फट गया और खून की धारा बहने लगी। वह खून की धारा को हाथ से दबाते हुए चांदनी के पास आई और कहा, बहू, मेरा सर सीढ़ियों से गिरने की वजह से फट गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चांदनी ने कहा, आप आए दिन गिरती पड़ती रहती हो और हम डॉक्टर के पास भागते रहे। पैसे जैसे पेड़ पर लगे हैं, चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को
उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई चांदनी अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर सुधा जी के सर पर बांध देती है। सुधा जी दर्द से छटपटाती रही, पर प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सुभाष घर आया, चिंटू ने सुभाष को सुधा जी की चोट के बारे में सब बताया। चिंटू के बताने पर जब सुभाष अपनी माँ को उनके कमरे में देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले सुधा जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवाकर घर ले आया और चांदनी से कहा, पागल हो गई हो क्या? माँ का सर फटने से खून निकल रहा था। अगर ऐसे ही थोड़ी देर और खून बहता तो वह मर जाती। फिर सोचा है क्या होता है, मरती है तो मरे मेरी बला से। मैं इस आफत से परेशान हो चुकी हूँ। इस बूढ़ी ने करवाया है हमारा अस्पताल पर इतना खर्च। देखो इनसे कैसे खर्च वसूलती हूँ। अस्पताल से आकर लेटी ही थी। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमजोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने सुभाष आया और ना ही चांदनी। वह भूख से तड़प रही थी और अंत में थक कर उन्होंने चांदनी को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो दवाइयों और टाँकों पर खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर बुढ़िया, चांदनी ने कहा। सुधा जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वह चल बसेंगी, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठी थी। कभी पूरा जग पानी का पी लेती तो कभी सोने की कोशिश करती, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी चिंटू चुपके से आता है। दादी माँ को दूध का गिलास पकड़ाकर कहता है, दादी माँ, यह दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। चिंटू की इस मदद से सुधा जी को थोड़ा बल मिला और अपने कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगती हैं। वह दूध को आधा गिराती आधा पीती। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो सुधा जी जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगी, जिस पर चिंटू कहता है, दादी माँ, जितने दिन आपकी सज़ा है मैं इसी तरह आपको अपना दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे ज़मीन का दूध मत चाटिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगी। बेटा कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़िया को अपने पास जल्दी बुला ले। सुधा जी ने कहा, दादी माँ, मम्मी पापा आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सजा दे। चिंटू ने कहा। इसी तरह अगले दिन चिंटू जब दूध लेने आया तो चांदनी वह देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया और चांदनी ने सुभाष से कह मुझे बहुत पिटवाया। धीरे धीरे चिंटू बड़ा होता गया और वह फिर अपनी दादी माँ के लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर विदेश भेज दिया। सुभाष ने चिंटू के जाने के बाद उनका सुधा जी के साथ वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही सुधा जी को पहनाते, चप्पल भी फटी देते, यहाँ तक कि खाना भी कभी ताज़ा उनको नसीब नहीं होता। एक रोज़ बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए चांदनी ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब सुधा जी बर्तन धोने रसोई में गई तो सुभाष की झूठी प्लेट में उसने थोड़ी सब्जी छोड़ दी थी, पर इस बची सब्जी को सुधा जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के बाहर कर दिया। जब उस रात सुभाष बाहर देखने आता है कि सुधा जी जिंदा है या मर गई, जब उसे सुधा जी कहीं नहीं मिलती और घर का मेन गेट खुला है, तो वो सोचता है चलो आफत टली, अब बुढ़िया घर छोड़कर भाग गई। कितने दिन तक भूखी प्यासी रहेगी, मर जाएगी एक आध दिन में। प्रियंका और दीपक खुश हो जाते हैं कि चलो बुढ़ी कहीं मर गई होगी, कहीं डूबकर। इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे। थोड़े दिन बाद तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी।
चांदनी ने सुभाष से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। आप जाकर पता तो करो, आखिर बात क्या है। सुभाष उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और हंसते हुए चांदनी से कहता है, गजब हो गया। सामने वाले तालाब में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। मुझे तो लगता है वह माँ होगी। चलो हम आज़ाद हुए उस बुढ़िया से, लेकिन कहीं पुलिस हमारे घर ना आ जाए पूछताछ के लिए। अगर आ गई और माँ जी को घर पर ना देखकर कहीं हम पर ही शक ना करे। जो हुलिया लोगों से पता चला है उससे तो लगता है वह लाश माँ की ही मालूम होती है। हम तो बुरे फंसे चांदनी। आप सबसे पहले अपने चेहरे से यह घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गई हैं। चांदनी ने कहा, लेकिन पुलिस चिंटू से पूछेगी तब? तुम जानते ही हो कि चिंटू कैसा है। वह कह दे कि माँ वहाँ नहीं है, उल्टा हमसे ही पूछने लग गया कि दादी माँ कहाँ गई है। यह पूछकर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। दीपक ने कहा, ठीक है फिर कह देंगे तीर्थ यात्रा पर गई हैं और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। सुभाष और चांदनी दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सुभाष ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उनके होश ही उड़ गए। सुभाष डर से पसीने पसीने होने लगा। कपकपी आवाज़ में बोला, जी साहब, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पास के तालाब में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपकी माँ जैसी लग रही है, तो हम इसलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपनी माँ को बुलाएं। हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वह ठीक है ना। पुलिस ने कहा, हाँ हमारी माँ बिल्कुल ठीक है, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गई है। यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर चांदनी ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे बढ़ा दिया। आप यह क्या कह रही हैं? क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपकी माँ इतने दिनों तक बाहर नहीं रही। पुलिस ने सख्ती में आकर कहा, हाँ वह क्या है ना, माँ इस बार अपने दोस्तों के साथ गई है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, सुभाष ने हकलाते हुए कहा। ठीक है अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। पुलिस ने यह कहा और जाने लगी। पुलिस जैसे ही जाने लगी कि तभी सुभाष और चांदनी का बेटा जो बाहर पढ़ाई करता था वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा दादी माँ तीर्थ यात्रा पर कब गई और आपके पास उनकी फ़ोटो, यह फ़ोटो कहाँ से आई है? यह दादी माँ की सालों पुरानी फ़ोटो है। मैं कब से दादा दादी की पुरानी तस्वीर ढूंढ रहा था। कितने अच्छे लगते थे ना दोनों साथ में, जब दादाजी जिंदा थे तब की फ़ोटो है यह। क्या कह रहे हो? उस पुलिस वाले ने चिंटू से पूछा। हाँ सर मैं सही कह रहा हूँ। यह देखिए, यह फ़ोटो जो उन्होंने आपको दिखाया है यह तो आधी फ़ोटो है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर चिंटू अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है जिसमें सुधा जी अपने पति दीनदयाल जी के साथ थी। तो फिर इसका मतलब है लाश आपकी माँ की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर हमें नहीं पता माँ उस तालाब में कैसे पहुँची। हमने उन्हें नहीं मारा, हम तो बस। यह सुभाष शांत हो गया, जिस पर चांदनी कहती है, हाँ सर हमने तो उन्हें बस घर से बाहर निकाला था, पर पता नहीं वह तालाब में कैसे पहुँची। चांदनी लड़खड़ाती हुई जबान में बोली, हाँ सर वह तो हम उन्हें बस सज़ा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे। सुभाष ने कहा, अच्छा तो पापा दादी माँ ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। चिंटू ने कहा, चिंटू तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरी दादी माँ मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। वह जो करती थी
उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराती थी तो कभी सामान, इसलिए हमने उन्हें सज़ा देने की सोची। चिंटू ने कहा, नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। दादी माँ बिल्कुल ठीक थी, मुझे पूरा यकीन है। इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे। नहीं, रुक जाइए चिंटू, यह क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चिंटू बोला, कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरी दादी माँ को तालाब में धक्का देकर मार दिया? वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। मेरा इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सच सच बताती हूँ। चांदनी उस दिन की सारी घटना बता देती है। आ जाइए दादी माँ। जैसे ही सुधा जी गाड़ी से निकलकर बाहर आई, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो सुभाष और चांदनी के होश ही उड़ जाते हैं। आज यह पहले वाली सुधा जी नहीं थी। एकदम नई बनारसी साड़ी पहने हैं, एक सेठानी की तरह लग रही थी। अरे मैडम, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही हैं ना जो कल वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करने आई थी और आपने 20 लाख की धनराशि उन लोगों को दान दी थी। यह सुनकर तो चांदनी और सुभाष की आंखें फटी की फटी रह गई कि यह सब कब और कैसे हुआ। माँ, आप यहाँ, मतलब फिर उस तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? सुभाष ने चौंकते हुए पूछा। पापा ठहरिए, जरा सब बताता हूँ, जरा सांस तो ले लीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादी माँ को घर से निकाला था, दादी माँ ठंड से बचने के लिए सड़क पर चल रही थी तो अरोड़ा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें दादी माँ की हालत देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि आप लोगों की देन है इनकी यह हालत। इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया। मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ से निकला और तब तक अरोड़ा अंकल को दादी माँ पर नज़र रखने को कहा। जब मैं दादी माँ के पास पहुँचा तो देखा दादी माँ 2 दिन तक सड़क पर से धूल भरी शॉल को ओढ़े रखी थी और इतनी खुददार थी कि उन्होंने अरोड़ा अंकल के साथ उनके घर जाने से भी इनकार कर दिया। कहा, वहीं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। सच कहूँ, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जितना तरस मुझे दादी माँ पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब चाहता तो मांगता, पर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधे सज़ा होनी चाहिए। मैं दादी माँ को अपने साथ ले गया, उनके अच्छे से देखभाल की, ताज़ा खाना खिलाया। दादी माँ की फिर से हिम्मत बढ़ाई कि वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी माँ को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिज़ी किया। अपने आप को बोझ ना समझें, इसलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। और जो तुम लोगों ने उनके साथ किया, उस दुख से निकालने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। दादी माँ ने एक वृद्ध आश्रम तक खुलवाया है और वहाँ अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। उनके काम से खुश होकर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। आज वह कोई गरीब और लाचार सुधाजी नहीं, बल्कि शहर की जानी मानी हस्ती हैं। माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। दादी माँ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनहगारों को सज़ा दिलवाऊंगा, तो आज वह आपके सामने है। आप जो सज़ा देना चाहें उन्हें दे सकती हैं। इन्हें तो कानून सज़ा देगा। जो अपने जन्म देने वाली माँ को मारने की कोशिश कर सकता है, उन्हें समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस ने कहा, पापा, वह तालाब में किसी की लाश पड़ी नहीं थी। वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचा था ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान करें। यह तो अच्छा हुआ जो आप जेल जा रहे हैं और रहने का कोई ठिकाना मिल रहा है, वरना जब मैं यूँ ठंड में आप दोनों को घर से बाहर निकालता
और ज़्यादा मुश्किल होता और शायद तब आपको रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कोई शॉल भी ना मिलती, चिंटू ने कहा। फिर सुधा जी सुभाष का कॉलर पकड़कर कहती हैं, तूने मुझे ना जाने कितने ही चाटे मारे, पर आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद तू कभी भूल ना पाएगा। इसलिए मुझे और चाटे मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा ज़ोरदार चाटा मारा है। यह तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दोनों पति पत्नी सुधा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुधा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई और चिंटू अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सज़ा हुई। चिंटू अपनी दादी माँ को लेकर वापस अपने घर चला गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।